हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस जेआईबी ऑन द गो सीरीज। सो दोस्तों, जेआईबी ऑन द गो सीरीज के थ्रू हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि भाई लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उनको डिस्कस कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनके जो रेलेवेंट एमसीक्यूज एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं उनको भी इन्हीं सेशंस के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। सो आप लोग जो है इस पर्टिकुलर सीरीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने लंच ब्रेक्स के अंदर या फिर अपने कम्यूट टाइम के अंदर गाइज। अब आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे टर्म डिपॉजिट्स के बारे में। सो गाइज, बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। सो गाइज, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को जो है वो एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट, अब आज जो हम लोग बात करने वाले हैं टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट्स के बारे में, वहां से गाइस हम लोगों को प्रीवियस साइकिल्स के अंदर भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। अब जैसे मई 2025 के अंदर भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, तो मतलब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, उन टॉपिक से कहीं ना कहीं प्रीवियस साइकिल्स के अंदर जो क्वेश्चंस है वो फ्रेम किए जा चुके हैं गाइस। सो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरीज गाइस। आफ्टर दैट, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट्स के बारे में। अब देखिए, टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट वन एज द सेम थिंग, क्योंकि इनके अंदर जो अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है वो किया जाता है फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम गाइस, ठीक है। अब जब भी कस्टमर्स के द्वारा यहाँ पे जो अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है बैंक्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट, तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर। बट ये जो टर्म डिपॉजिट है, क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? तो बिल्कुल भी नहीं भी, इसीलिए इनको ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है गाइस, ठीक है। इसके अलावा टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट के केस में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि देयर इज लेस लिक्विडिटी इन कंपैरिजन टू द सेविंग्स अकाउंट। मतलब जैसे सेविंग्स अकाउंट के अंदर ऑन डिमांड आप फंड को विड्रॉ कर सकते हैं, वैसे टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट के अंदर ऑन डिमांड फंड जो है विड्रॉ नहीं किया जा सकता है गाइस। एक फिक्स्ड टाइम, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए जो है डिपॉजिट किया जाता है फंड को। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रहता है, इंटरेस्ट इज हायर इन कंपैरिजन टू द सेविंग्स अकाउंट। अब जो हमारे टर्म डिपॉजिट हैं उसके अंदर हम लोगों को एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है देखने के लिए मिलता है इन कंपैरिजन टू द सेविंग्स अकाउंट। टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट का पार्ट क्या बनेंगे? फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट्स गाइस। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि जितने लंबे टाइम के लिए फंड को डिपॉजिट किया जाएगा टर्म डिपॉजिट के अंदर, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया। आफ्टर दैट, इन टर्म डिपॉजिट्स की पीरियोडिसिटी क्या है कि भाई कितने टाइम पीरियड के लिए जो फंड्स को होल्ड करना पड़ता है। अगर हम लोग मिनिमम पीरियड की बात करें, तो जो अमाउंट है, अगर वो हम लोगों को 15 लाख से कम देखने के लिए मिलता है जो हम लोगों ने डिपॉजिट करना है, तो मिनिमम 7 दिन के लिए जो फंड को डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर यही अमाउंट हम लोगों को 15 लाख से ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, तो उस केस में फिर 15 दिन के लिए मिनिमम जो अमाउंट है उसको डिपॉजिट किया जाएगा। इसी तरह से मैक्सिमम पीरियड की अगर बात की जाए, तो मैक्सिमम 120 मंथ्स के लिए जो अमाउंट है उसको डिपॉजिट किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि भाई अगर जो डिपॉजिट पीरियड है अगर वो 12 महीने से ज़्यादा का रहता है, जैसे मान लो कोई कस्टमर बोल रहा है मुझे 13 महीने के लिए जो फंड को डिपॉजिट करना है, तो बैंक ये प्रेफर करता है कि 12 महीने के बाद किसी भी नंबर ऑफ पीरियड के लिए अगर फंड डिपॉजिट करना है, तो बैंक ये प्रेफर करेगा कि भाई मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर जो है फंड को डिपॉजिट किया जाए। जैसे 12 के बाद 15 महीने के लिए बैंक प्रेफर करता है कि भी फंड का जो है डिपॉजिट पीरियड होना चाहिए गाइस। सो ये हम लोगों ने पीरियोडिसिटी के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द टर्म डिपॉजिट की, किस तरह से इनको जो है वो ऑपरेट किया जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोगों को सिंगल अकाउंट होल्डर देखने के लिए मिल रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वही जाकर के उनको ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोगों को ज्वाइंट टर्म डिपॉजिट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 इंडिविजुअल जो है वो मिलके जो है वो फंड डिपॉजिट कर रहे हैं एक टर्म डिपॉजिट के अंदर, तो उस केस में ईदर और सर्वाइवर मोड का हम लोग यूज़ करते हैं। जहाँ पे सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं कि भाई सभी अकाउंट होल्डर, ये चारों के चारों अकाउंट होल्डर अगर अलाइव हैं, तो उस केस में जब ये डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगा, तो कोई भी अकाउंट होल्डर जो है वो पेमेंट ले सकता है। इसके अलावा अगर प्री मैच्योर पेमेंट चाहते हैं इस टर्म डिपॉजिट के थ्रू, तो कंसेंट चाहिए होगा सभी अकाउंट होल्डर्स का गाइस, ठीक है। इसके अलावा सेकंड केस क्या बन जाता है ईदर और सर्वाइवर में ही, कि भाई जब चारों में से किसी एक की जो है डेथ हो चुकी है, मतलब 4 में से ए बी सी जो है अलाइव है,
फोर्थ वन इज डेड या फिर एक्सपायर्ड हुई, ठीक है। तो उस केस में जब मैच्योरिटी हो जाएगी इस टर्म डिपॉजिट की, तो एनी ऑफ द सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर कैन टेक द पेमेंट, मतलब ए बी सी में से कोई भी जाकर के जो पेमेंट ले सकता है। इसके अलावा अगर प्री मेच्योर पेमेंट हम लोगों को लेनी है यहाँ पे इस टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट, तो वहाँ पे फिर कंसेंट चाहिए होगा लीगल हेयर ऑफ द डिसीज्ड अलॉन्ग विद द सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर, मतलब ये ए बी सी ये तीनों का जो है वो कंसेंट चाहिए अलॉन्ग विद ये जो डी एक्सपायर हुआ है इसके हम लोगों को हेयर का जो कंसेंट यहाँ पे चाहिए होगा, अगर प्री मेच्योर पेमेंट हम लोग चाहते हैं इस टर्म डिपॉजिट के थ्रू। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान में रखना है आप लोगों को। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। अब देखिए गाइस, हम लोग ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट के अंदर फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट को कंसिडर करते हैं। अब इंटरेस्ट रेट के बेसिस के ऊपर फिक्स डिपॉजिट दैट इज एफडी को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, क्यूमुलेटिव और सिंपल एफडी। क्यूमुलेटिव एफडी क्या है, जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एफडी के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जैसे हम लोगों को 4 क्वार्टर देखने के लिए मिलते हैं, तो एक क्वार्टर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको थर्ड क्वार्टर में री इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होकर के यहाँ पे कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव एफडी। सिंपल एफडी में क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज पेड आउट एवरी क्वार्टर या फिर एवरी मंथ, पहले क्वार्टर का या फिर पहले मंथ का पहले मंथ में ही पे कर दिया तो उसको क्या बोल देंगे, सिंपल एफडी बोल देंगे गाइज। तो क्यूमुलेटिव एफडी के केस में एक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है बाय इन्वेस्टिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर गाइज, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं प्री मेच्योर पेमेंट ऑफ एफडी के बारे में। तो देखिए गाइज, थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो बैंक्स जो है वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्री मेच्योर पेमेंट फ्रॉम द एफडी, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। अगर एक बैंक ने एफडी के ऊपर या फिर जो टर्म डिपॉजिट है उसके ऊपर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, तो और अगर प्री मेच्योर वहाँ पे पेमेंट करवाई जा रही है उस एफडी के थ्रू, तो 1% जो है एज अ पेनल्टी डिडक्ट कर लिया जाएगा और 4% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर्स को पे किया जाएगा गाइस। सो ये हम लोगों ने प्री मेच्योर पेमेंट ऑफ एफडी के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टीडीएस के बारे में। अब टीडीएस क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है इन टर्म या फिर टाइम डिपॉजिट्स के ऊपर कस्टमर्स को, उसके केस में जो है टीडीएस काटा जाएगा गाइस। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 194 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या बोलता है कि अगर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है एक सिंगल इंडिविजुअल को 60 ईयर या फिर इससे बिलो एज के इंडिविजुअल को कितना 50,000 रुपये, तो उस केस में टीडीएस जो एप्लीकेबल रहेगा। और सीनियर सिटीजन के केस में यही अमाउंट जो कितना कर दिया गया है, 1 लाख रुपीज़ जो कर दिया गया है गाइस। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ टीडीएस है, तो अगर जो इंडिविजुअल है उसके पास जो जिसने फंड डिपॉजिट करना है उसके पास अगर हम लोगों को जो पैन कार्ड देखने के लिए मिल रहा है तो 10% टीडीएस कटेगा, और अगर पैन कार्ड नहीं है, परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, तो उस केस में फिर 20% टीडीएस विल बी डिडक्टेड गाइस। अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे करवाई जा सकती है इंडिविजुअल के द्वारा, जब वो इनकम टैक्स रिटर्न को जो है वो फिल करेगा उस टाइम के ऊपर जो है वो यहाँ पे जो है वो एडजस्टमेंट करवाई जा सकती है इस टीडीएस की गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या ये जो हमारे टर्म डिपॉजिट है मतलब एफडी और आरडी हैं, इनके अगेंस्ट क्या लोन वगैरह भी दिया जा सकता है। तो बिल्कुल, लोन अप टू 80 to 90% वैल्यू ऑफ द एफडी कैन बी गिवन। मतलब अगर 100 रुपीज़, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपीज़ का अगर हम लोगों को जो एफडी देखने के लिए मिल रहा है तो 80 से 90 रुपए तक का जो लोन है इस एफडी के अगेंस्ट जो है वो दिया जा सकता है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा दैट विल बी 1 to 2% हायर देन द एफडी। मतलब अगर एफडी के ऊपर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसके ऊपर अगर लोन लेना है तो लगभग 10 से 11% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा कस्टमर को गाइस, ठीक है। मतलब चार्ज किया जाएगा कस्टमर से इस पर्टिकुलर लोन के अगेंस्ट में। अब यहाँ पे जो एफडीआर है दैट हैज़ टू बी सरेंडर्ड बाय द कस्टमर। एफडीआर क्या होती है, जब भी एफडी करवाई जाती है तो उसके अगेंस्ट एक रिसीट जो है बैंक इशू करता है कस्टमर को। तो उस एफडी के अगेंस्ट अगर लोन लेना है तो उस एफडीआर को सरेंडर करना पड़ेगा भी बैंक के पास में। अब अगेंस्ट एफडी सोनली इन द नेम ऑफ माइनर शुड नॉट बी कंसिडर्ड। माइनर के नाम पे अगर एफडी करवा रखी है तो उसके अगेंस्ट जो लोन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ माइनर के नाम पे है अगर। और अगर ऐसे ही आरडी दैट इज रेकरिंग डिपॉजिट की अगर हम लोग बात करें तो आरडी के अगेंस्ट जो लोन तभी दिया जा सकेगा जब एटलीस्ट 1 साल हो गया होना चाहिए रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर फंड आते हुए गाइस, ठीक है। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगेंस्ट एफडी ऑफ अनदर बैंक द लोन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड गाइस। इसका क्या मतलब है कि जैसे आप लोगों ने पीएनबी बैंक में जो है एफडी करवा रखी है और एसबीआई बैंक से आप लोन चाह रहे हैं उस एफडी के अगेंस्ट, तो दिस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं
रिन्यूअल या फिर ओवरड्यू ऑफ द टर्म डिपॉजिट के बारे में। तो रिन्यूअल क्या है, रिन्यूअल किया जाता है एफडी का जनरली एज पर द इंस्ट्रक्शंस भाई। अब यहाँ पे ऑटो रिन्यूअल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जनरली एफडी के केस में। ऑटो रिन्यूअल क्या होता है, जहाँ पे जैसे मान लो 2025 के अंदर अगर आप लोगों ने एफडी की 5 साल के लिए, तो 2030 के अंदर वो फिर 5 साल के लिए जो है एफडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा अमाउंट का, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटो रिन्यूअल। सो इट इज ऑटो रिन्यूड एट अ रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी। अब 2030 के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अगले 5 साल के लिए, मतलब 2035 तक जो है वो क्या हो जाएगा, एफडी कर दी जाएगी, उसको बोलेंगे ऑटो रिन्यूअल गाइस। अब ये बहुत ही कन्वीनियंट रहती है और इसके थ्रू हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर को। अब ओवरड्यू एफडी के केस में हम लोगों को जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ रूल्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ओवरड्यू एफडी का मतलब क्या है कि भाई जब एफडी मैच्योर हुई, अगर आपने उसको जो है वो क्लेम नहीं किया तो उसको बोलते हैं ओवरड्यू एफडी। तो आरबीआई क्या बोलता है, 2 जुलाई 2021 के अंदर बोलता है आरबीआई कि भाई अगर एफडी मैच्योर हो जाती है और अनक्लेम्ड रहती है तो फिर उसके बाद उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ओवरड्यू एफडी बोल देंगे। और उस केस में जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा दैट विल बी लोअर ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द सेविंग अकाउंट और द फिक्स डिपॉजिट। मतलब अगर सेविंग अकाउंट के ऊपर जो है वो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, एफडी के ऊपर जो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो दोनों में से जो कम वैल्यू होगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर दिया जाएगा कस्टमर को ऑन दिस ओवरड्यू एफडी गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के बारे में गाइस। अब देखिए फॉर्म 15G और फॉर्म 15H क्या है। अभी हम लोगों ने टीडीएस के बारे में बात की। अब अगर कोई इंडिविजुअल जो टैक्स ब्रैकेट में फॉल ही नहीं करता है बट उसका टीडीएस काट लिया गया है, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो इंटीमेशन की जाएगी कस्टमर के द्वारा विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्म 15 एंड फॉर्म 15H गाइस, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के थ्रू। अब फॉर्म 15G जो है वो यूज़ किया जाता है 60 ईयर्स से कम इंडिविजुअल्स के एज के द्वारा, कम एज के इंडिविजुअल्स के द्वारा। और फॉर्म 15H जो है वो यूज़ किया जाता है बाय द इंडिविजुअल्स जिनकी एज 60 ईयर्स या फिर इससे ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिलती है गाइस। इसके अलावा फॉर्म 16A की अगर बात की जाए तो फॉर्म 16A इज सबमिटेड बाय द बैंक्स शोइंग कि भाई उनके द्वारा जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया गया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को जो है वो काट लिया गया है, ठीक है। आफ्टर दैट जो ये टीडीएस है इट विल बी पेड टू द गवर्नमेंट। अब अल्टीमेटली बैंक्स के द्वारा ये जो टीडीएस है ये किसको पे किया जाएगा, गवर्नमेंट को पे किया जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ पेड बाय द 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ इन द मार्च। इसको 30 अप्रैल तक जो है वो पे किया जाता है गाइस। तो आप लोगों ने ध्यान में क्या रखना है, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H का बेसिक पर्पज़ क्या है भाई, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में। सो गाइस देखिए रेकरिंग डिपॉजिट्स क्या है। रेकरिंग डिपॉजिट्स के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल जिनको एक रेगुलर इनकम हो रही है उनको जो है वो हेल्प कर पाते हैं रेकरिंग डिपॉजिट्स फॉर सेविंग द फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ। हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट को जो है वो सेव करने में हेल्प कर पाते हैं रेकरिंग डिपॉजिट्स, ठीक है। इसके अलावा इनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है जो हम लोगों को फिक्स डिपॉजिट के केस में देखने के लिए मिलता है। प्री मैच्योर पेमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जो हम लोगों ने अभी फिक्स डिपॉजिट के रिगार्डिंग बात की, सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट। अब ये रेकरिंग डिपॉजिट ओपन किया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा अपने नाम के ऊपर, मोर देन 1 पर्सन, मतलब ज्वाइंटली भी इसको ओपन अप किया जा सकता है। और माइनर या फिर ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज हम लोगों को 10 साल या फिर इससे ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है उनके द्वारा भी रिकरिंग डिपॉजिट्स को जो है वो ओपन अप किया जा सकता है। मतलब रिकरिंग डिपॉजिट आरडी के अंदर जो फंड्स है वो डिपॉजिट किए जा सकते हैं गाइस। आफ्टर दैट अगर हम लोग ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स की बात करें भाई, तो देखिए गाइस ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स में सबसे पहले कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी ऑटो डेबिट और ऑटो क्रेडिट की इंस्ट्रक्शन देना। डिपॉजिटर को जो मिनिमम यहाँ पे जो सफिशिएंट बैलेंस जो रिक्वायर्ड है इस आरडी में जो डिपॉजिट होना है वो मेंटेन करके रखना है अपने अकाउंट में, ठीक है। इसके अलावा नो एक्स्ट्रा बेनिफिट इन केस ऑफ एडवांस्ड इंस्टॉलमेंट। मतलब अगर 3 महीने की जो आरडी की पेमेंट थी आप इकट्ठे कर देंगे तो आपको कोई उससे पर्टिकुलर स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलेगा। पेनल्टी ऑन द इंटरेस्ट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। बट हाँ अगर आप लोगों ने एक भी महीने की पेमेंट लेट कर दी तो वहाँ पे आप लोगों के ऊपर पेनल्टी फिर लगाई जाएगी। इसके अलावा अनक्लेम्ड डिपॉजिट किसको बोल दिया जाएगा, अब ऐसे डिपॉजिट्स विच आर नॉट ऑपरेटेड फॉर 10 ईयर्स उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स बोल देते हैं गाइस। अब इन डिपॉजिट्स के अंदर जो फंड पड़ा होगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू द डीईए फंड, दैट इज डियरनेस एजुकेशन अवेयरनेस फंड, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है मेंटेन किया जाता है भाई। अब इनकी सारी डिटेल्स भाई कितना फंड जो डीईए फंड में चला गया है, कौन कौन से अकाउंट का फंड जो डीईए फंड में चला गया है, ये सारी डिटेल जो बैंक की वेबसाइट के ऊपर रहेंगी विद द आइडेंटिफिएबल डिटेल्स फॉर द नॉमिनीज एंड लीगल हेयर्स गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर ली गाइस, ठीक है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ
ऑफ व्यू भी। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग time deposit and related tax forms. So primary purpose of submitting form 15G and 15H is to inform the bank not to deduct TDS if the individual's income is within the income tax bracket limits. Form 15H is typically used by individuals who are less than 60 years of the age. Form 16A is the document provided by the bank that details the tax deducted at source. TDS deducted by the bank for the month of March must be paid to the government by April 30. So which of the above statements are correct here? You need to select the most appropriate answer, guys. So statement 1, 2 and 3 are correct. Statement 1, 3 and 4 are correct. Statement 2 and 4 are correct. या फिर all statements are correct here. So what should be the right answer? The right answer here will be option number B, that is 1, 3 and 4 are correct. अब second statement हमारी गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है form 15H is typically used by individuals who are less than, नहीं भी, उनके द्वारा form 15G जो है वो यूज किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. रेस्ट आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स हियर भी. ठीक है. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसेस गुप्ता वांट टू टेक अ लोन बाय प्लेजिंग अ फिक्स्ड डिपॉजिट वर्थ ₹5 लाख भी. दिस एफडी वाज ओपनड बाय हर फॉर हर 10-year-old सन मास्टर अर्जुन गुप्ता and is solely in the minor's name. So what should be the bank's course of action in this case now? Sanction the loan immediately as the mother is the guardian. Sanction the loan for 50% of the value as it involves a minor. The loan should not be considered as it is against as FD solely in the name of minor. Convert the minor's FD to an adult FD first and then sanction the loan. So what should be the right answer? The right answer will be option number, यहाँ पे right answer will be option number C भाई. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन हेयर. ठीक है. द लोन विल नॉट बी सेंक्शन, लोन को सेंक्शन ही नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो एफडी है दैट वाज ओपनड बाय हर फॉर हर 10-year-old सन मास्टर सोली इन द नेम ऑफ माइनर्स नेम. तो माइनर के नेम पे है, तो सोली जब भी एफडी जो है सोली माइनर के नेम पे होगी तो उसके अगेंस्ट फिर लोन नहीं दिया जाएगा गाइज. सो इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हेयर गाइज. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन गाइज. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर एडुटैप कोर्सेज तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करें. यहाँ जाते ही आप लोगों को जो कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे जीआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे. अब यहाँ जाते ही आप लोग जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज जो देखने के लिए मिल जाएंगे गाइज, जिसमें सबसे पहले जीआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे जीआईबी के चारों कंपोनेंट्स की आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेज, लाइव क्लासेज, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट गाइज. सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज फॉर योर प्रिपरेशन गाइज. इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है तो आप लोग जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे. इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि भी आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करना है सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन लाइव क्रैश कोर्स गाइस, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं सो दैट आप लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर जो है वो प्रिपेयर कर पाएंगे गाइस. इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है और जस्ट नीड टू इवैल्यूएट योरसेल्फ तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस. सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जामिनेशन गाइस. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.